नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, संजय मल्होत्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर बनने जा रहे हैं। वह शक्तिकांत दास की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 10 दिसंबर यानी आज खत्म हो रहा है। संजय मल्होत्रा फिलहाल रेवेन्यू सेक्रेटरी है। उन्होंने बजट 2024 को तैयार करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, संजय मल्होत्रा 11 दिसंबर को यानी कल आरबीआई के गवर्नर पद को संभालेंगे। उनका कार्यकाल केवल 3 साल का होगा। दोस्तों, इस तरह से संजय मल्होत्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर के रूप में कार्य करेंगे। दोस्तों, संजय मल्होत्रा की नियुक्ति अभी काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि भारत अभी फिलहाल घटती जीडीपी ग्रोथ और बढ़ती महंगाई जैसे संकटों से जूझ रहा है। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अभी तक कुल 26 गवर्नर हुए हैं, जिनमें से 13 आईएएस अफसर हैं। दोस्तों, संजय मल्होत्रा भी राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी है। वह मूलतः राजस्थान के ही रहने वाले हैं। दोस्तों, अक्टूबर 2022 में संजय मल्होत्रा को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नियुक्त किया गया था। इससे पहले वह वित्तीय सेवा विभाग में भी सचिव रह चुके हैं। साथ ही साथ वह सरकारी कंपनी आरईसी लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी भी रह चुके हैं। अपने 30 साल के करियर में संजय मल्होत्रा पावर, फाइनेंस, टैक्सेशन, आईटीआई और माइंस जैसे विभागों में सेवा दे चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा संजय मल्होत्रा के पास वित्त से भी जुड़े कामकाज को संभालने का लंबा तजुर्बा है। दोस्तों, रिजर्व बैंक का कामकाज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखते हैं। संजय मल्होत्रा के पास भी इसका अनुभव है। वह काफ़ी समय से रेवेन्यू सेक्रेटरी के पद भी संभाल रहे हैं। दोस्तों, संजय मल्होत्रा ऐसे समय में आरबीआई के गवर्नर बनेंगे जब केंद्रीय बैंक के सामने चुनौतियों की भरमार है। दोस्तों, आरबीआई पर ब्याज दरों की कटौती का दबाव है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ सितंबर माह की तिमाही से 7 तिमाही के निचले स्तर पर 5.4% पर आ गई है। डॉलर के मुकाबले रुपया भी लगातार कमजोर हो रहा है। इसके साथ ही साथ खुदरा महंगाई ने भी नाक में दम करके रखा है। दोस्तों, जहां तक शक्तिकांत दास की बात है तो उनका कार्यकाल काफ़ी शानदार रहा है। शक्तिकांत दास करीब 6 साल तक आरबीआई के गवर्नर बने रहे। उन्होंने उर्जित पटेल के अचानक इस्तीफे के बाद जिम्मेदारी संभाली थी। दोस्तों, शक्तिकांत दास ने कोविड के दौरान और उसके बाद देश की महंगाई की समस्या को काबू करने की दिशा में काफ़ी अच्छे काम किए हैं। लेकिन शक्तिकांत दास के गवर्नर रहते सरकार से रिश्ते काफ़ी उतार चढ़ाव भरे रहे। दोस्तों, शक्तिकांत दास से सरकार के उतार चढ़ाव भरे रिश्ते की खास वजह महंगाई से निपटने के तरीकों को लेकर थी, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ था। दोस्तों, इस विवाद को समझने से पहले आप जान लीजिए कि रेपो रेट क्या होता है। दोस्तों, हम लोगों को जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं। वैसे ही जब बैंकों को पैसा का ज़रूरत पड़ता है तो वह भी आरबीआई के पास लोन लेने के लिए जाती है। रेपो रेट वह ब्याज दर होता है जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देती है। अगर आरबीआई रेपो रेट ज़्यादा रखती है तो कमर्शियल बैंकों को लोन महंगा पड़ता है, जिससे वह फिर लोगों को भी लोन महंगे में देते हैं। दोस्तों, जब लोन महंगा होता है तो लोग कम लोन लेते हैं। कम लोन लेने से फिर फालतू का खर्चा में कमी आता है। फालतू खर्चे कम करने से मार्केट में पैसा का फ्लो कम हो जाता है। लोगों का परचेस पावर भी कम हो जाता है, जिससे बाजार में चीज़ों का डिमांड कम हो जाता है। और जब चीज़ों का डिमांड कम होता है तो सामान अपने आप सस्ता हो जाता है। वही दोस्तों, अगर इसका उल्टा देखें तो आरबीआई रेपो रेट अगर कम करती है तो बैंकों को लोन सस्ता पड़ता है। फिर बैंक भी लोगों को सस्ते रेटों पर लोन देती है। और जब रेट कम होता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेते हैं। इससे लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, जिससे उनके परचेस पावर बढ़ जाता है, जिससे लोग ज़्यादा करके सामान खरीद पाते हैं। इस तरह से मार्केट में पैसा का फ्लो भी बढ़ जाता है और इकोनॉमी भी बूस्ट कर जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर महंगाई बढ़ने का भी चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि लोगों की जब परचेस पावर बढ़ जाती है तो लोग ज़्यादा करके सामान खरीदते हैं। और ज़्यादा करके सामान खरीदने से सामानों की डिमांड बढ़ जाती है। और अगर किसी वजह से सप्लाई कम हो जाता है तो फिर डिमांड ज़्यादा होने के कारण उसका दाम अपने आप बढ़ जाता है। इस तरह महंगाई भी बढ़ जाता है। दोस्तों, कुल मिलाकर यही बात निकला कि अगर रेपो रेट ज़्यादा रहेगा तो महंगाई पे कंट्रोल बना रहता है, और वही अगर रेपो रेट कम रहता है तो महंगाई बढ़ने का डर रहता है। दोस्तों, शक्तिकांत दास के समय महंगाई में काबू लाने के लिए सरकार का तर्क था कि केंद्रीय बैंकों को प्रमुख नीति दरों में कटौती करनी चाहिए। सरकार का मानना था कि रेपो रेट कम करने से धीमी अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी उद्योगों को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण करने के लिए सस्ती बैंक ब्याज दरों की वकालत की थी। लेकिन दोस्तों, सरकार की इच्छा के उलट शक्तिकांत दास ने आरबीआई के रेपो रेट को 6.5% पर ही बरकरार रखा था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।